हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए हम पढ़ेंगे एसएसटी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, पिछले सालों में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको कवर किया गया है। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। समय नहीं रह गया है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? तो देखिए, जो 1857 का विद्रोह था उसमें जो परिणाम हुआ था, परिणाम के रूप में जो परिवर्तन किया गया था वो ब्रिटिश संसद द्वारा वो जो किया गया था, पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में सम्मिलित होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक ना? पठान और सिख जो सैनिक थे वो ब्रिटिश आर्मी में सम्मिलित होने पर प्रतिबंध। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक ना? अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश काउंट को स्थानांतरित किया गया? तो देखिए, ये जो किया गया था, अब सिर्फ आंसर बताते हुए चलेंगे, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए। तो ये जो किया गया था ना, ये 1858 के अधिनियम के तहत। ठीक ना? ये 1858 का अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, छोटा करना पड़ेगा। ठीक है। सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। कह रहा है कि सहायक जो संधि हुई थी उसके बाद उसके अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे राज्यों को भारतीय शासनों का बाध्य किया। क्यों किया? तो इसका क्योंकि उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। देखिए कितना खतरनाक सहायक संधि हुई। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक नहीं शक्ति नहीं होगी, सैनिक को नहीं रखेंगे वो लोग जो भारतीय राज्य थे। ठीक ना? बस वो रख रखाव का खर्चा भी देना ही पड़ेगा। ऐसी संधि, ऐसी कौन संधि करता है भाई? सब राज्यों पर बोझ डाल दिया। ठीक ना? और सैनिक भी नहीं रहेगा ताकि ब्रिटिश साम्राज्य में क्या हो रहा है उसकी जानकारी किसी को न पता चले। ठीक ना? ये बात हुई थी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4 है, 1856 ईस्वी में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? तो ये देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 में 2018 में 2 बार पूछा हुआ है। तो ये जो किया था कैनिन ने। कौन किया था? कैनिन। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5। 1857 के ईस्वी के विद्रोह में तत्काल भारत ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों में संदर्भ में निम्नलिखित में 2 कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए आसन नंबर 1, ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारी ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। बिल्कुल सही बात है, ये तो एकदम ब्रिटिश सरकार के हाथ में सौंप दिया गया। 1858 में एक कानून पारित हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। दूसरा यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए। भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाने की नहीं, वो घट गया। ठीक ना? तो यहीं पर ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही और बी गलत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6 है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? देखिए ये जो कहा नाना साहब ने, नाना साहब ने कहे कि मैं पेशवा हूँ। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये दिसंबर 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? ऑप्शन नंबर 1 है
तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके नहीं, गलत। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप कर दिया, सही बात है, सौंप दिया, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाल सके। ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, यही 7 बता रहे थे ना, 7, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो गया है 2। अगला देखते हैं क्वेश्चन 8 है, कथन है बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बी कह रहा है बी कह रहा है बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों बात तो सही है, ठीक ना, ये भी सही है और ये भी सही है, ये और दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9। अभिकथन है, ये कह रहा है पढ़ना है अभिकथन तथा और कार्य दोनों को पढ़ करके उत्तर चुनना है। तो आइए देखते हैं, अभिकथन क्या है, अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। बात तो बिल्कुल सही है, ये किया था, ठीक ना, तो ये बात तो सही है। कारण आर करा है, मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के लोग विद्रोही जेवरों के साथ उठ खड़े हुए। ये भी बात तो सही है, 1857 की ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों की कई जगह बगावत की और उसके बाद समाज में विभिन्न तबकों के लोगों को विद्रोह के लिए तेवरों के साथ खड़ा हुआ है। ये भी बात सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का साधारण जनता लोगों को कैसे विरोध कर जताया, इस पर अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। तो देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ जो थी वो साधारण जनता या लोगों ने कैसे विरोध जताया, इस बात का अध्ययन करने के लिए निम्न में कौन सा एक द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। द्वितीय स्रोत का पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए, जब हुआ था उसके बाद विरोध जो किया था, मेरठ में 1857 में विद्रोह हुआ, ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरठ में 1857 में हुए विद्रोह पर इतिहासकार का शोध प्रबंध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक ना, तीसरा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है। तो देखिए, जो जोड़ती है यह जलडमरू मत्स्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तीसरा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। कारण कह रहा है, पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 अंश का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले आपतन की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। तो देखिए, दोनों बात सही है, ये भी सही है और कथन और कारण दोनों सही है, और कथन और आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4। अगला देखेंगे क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, रेगिस्तान में रातें गर्म होती है। रेगिस्तान में रात में ठंडी होती है, तो ये तो गलत हो गया।
रेत और चट्टानों गर्मी उत्सर्जित करती और तापमान बढ़ता है। ठीक बात है। रेत और चट्टान क्या करेगी? गर्मी को उत्सर्जित करती है, ठीक ना। तो इस जिससे तापमान बढ़ता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ए गलत है और आर सही है। अगला देखेंगे, इनमें से कौन से घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पतीय की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है? तो ये है तापमान एवं नमी, बी है अक्षांश और ऊंचाई, डी है ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई, और डी है पवन के बहने की दिशा। किसका भाई बात कर रहा है? प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये जो होता है तापमान और नमी, इससे भी होता है। बात तो सही है, होता ही होता है। ठीक है, अक्षांश और ऊंचाई, हाँ ऊंचाई और अक्षांश के अनुसार भी होता है। अक्षांश अगर किसी अक्षांश पर रहेगा, ऊंचाई ज़्यादा रहेगी तो उसका फर्क पड़ेगा, ज़्यादा कम रहेगी तो भी फर्क पड़ेगा। ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई, इस पर भी प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। पवन की बहने की दिशा, पवन की बहने की दिशा पर नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए पूछा हुआ है 2022 में। अभी कथन है, स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, वनस्पति की वृद्धि ढाल तथा मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। ये भी सही लग रहा है, ठीक ना, ये भी सही है। वनस्पति की जो वृद्धि होती है ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है, ये बात बिल्कुल सही है। और ऊंचाई पर भी वनस्पति की निर्भर करती है, बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी, ए और आर दोनों सही है, और आर सही है की व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 16। किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते या पैदा होते हैं? किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले, नरम लकड़ी वाले? तो देखिए ये जो होते हैं शंकुधारी वन में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शंकुधारी वन। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है, गन्ने के जो ये है, गन्ने की निज व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी जमीन में गन्ने का उत्पादन करते थे। दूसरा है, निजी खेती होगा जी, गन्ने की निजी व्यवस्था, क्वेश्चन ही गलत। अगला देखते हैं, क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन तो सही है लेकिन ये जो टाइपिंग हुई है ना, ये मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है? छोटा लग रहा है, थोड़ा बड़ा कर दे। ज़्यादा हो गया, 100 पर करते हैं, 100% पर, 101। ये हो जाए भाई, क्यों भाग रहा है? चलिए 99 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलेट, कपास, जूट, मक्का कह रहा है कम उपजाऊ जो होती है वो मिलेट मिट्टी होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 19। जब हम व्यक्तियों को एक ही छवि में बांधते हैं तो हम रूढ़िवादी धारणा का निर्माण करते हैं। नीचे दिया गया एक विकल्प इस छवि को तोड़ता है, वह कौन सी छवि होगी, पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर, लड़के शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं, लड़के खेलों में अच्छे होते हैं, लड़के उद्यमी और शरारती होते हैं। तो देखिए लड़के जो होते हैं भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं, ठीक ना। अगर रूढ़िवादिता की बात आती है तो वहाँ पर ये लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं। अपनी पत्नियों का ध्यान रखते हैं, पत्नियां भले ना ध्यान रखें, ठीक ना। पत्नियां क्या करती है सब,
बुरा मत मानिएगा, जो होगा पत्नी वो जानता होगा, ठीक ना, आगे बताने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। निम्न कथनों को ध्यान में पढ़िए या ध्यान से पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कथन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक तथा क्षेत्रीय पृष्ठभूमि वाले लोगों ने हिस्सा लिया तथा देश को स्वतंत्रता दिलाई। कार्य कर रहा है, भारतीय विविधता हमेशा इसकी ताकत रही। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा। कथन ए तथा आर दोनों तो सही है, किंतु आर ए का व्याख्या भी कर रहा है। दोनों सही बात है। विभिन्न लोग के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पृष्ठभूमि वाले लोग हिस्सा लिए थे स्वतंत्रता दिलाने में, और भारतीय विविधता हमेशा क्या ताकतवर ही थी। बस वो तो अंग्रेजों के द्वारा दिक्कत हुई थी ना। तो आंसर नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 21। रंग भेदन की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। आंसर नंबर ए, यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। क्या है, यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है तथा परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। ठीक बात है, भेदभाव करती है लेकिन मत मतलब वोट देने के लिए कोई दिक्कत नहीं, वोट देने के लिए प्रदान करती है। बी कराया, यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। कौन सी प्रथा, रंग भेद की प्रथा। रंग भेद की प्रथा में भाई क्या है, न तो इसमें क्या होता था, प्रत्येक प्रथा में ये जाति जो होती थी मिलने नहीं देती थी भाई। यहाँ पर मैं इससे मिस्टेक हो रही है, और ये भी नहीं होता था, दोनों नहीं। कह रहा है कि यह प्रथा जातियों में भेदभाव करती है। कौन सी प्रथा, प्रथा का पता नहीं है तो गलत कर दो। पता नहीं कौन सी प्रथा, कौन सी प्रथा, रंग भेद की प्रथा, ठीक ना। तो यह जातियों में भेद तो करती थी, ये बात तो बिल्कुल सही, लेकिन मत देने में की अनुमति प्रदान करती थी, मत नहीं, उस मत भी नहीं देने देती थी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों गलत है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मुझे कंफ्यूजन है, ठीक ना, तो इसलिए ऑप्शन तो ए और बी दोनों यही दिया है, सही बताया था, लेकिन मुझे इस पर कंफ्यूजन है। चलिए आगे देख लेते हैं। कंफ्यूजन है तो इसको हम अगले क्लास में करा देंगे, ठीक ना। प्रश्न नंबर 22 है, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया। तो देखिए जो स्वीकारा गया वह जीवन के रूप में, ठीक ना, जीवन के रूप में स्वीकारा गया। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 23, ऐसी राजनीति व्यवस्था जिसमें एक से अधिक स्तर की सरकारों को कहा जा सकता है। जब एक से अधिक स्तर की सरकार को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन है, संविधान का उद्देश्य देश की राजनीति व्यवस्था तय करना होता है। तो बात तो बिल्कुल सही है, एकदम सही बात है। बी है, संविधान का उद्देश्य अपने देश को नागरिकों के सार्वजनिक और निजी जिंदगी को निर्देशित करना होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों करेक्ट है, ठीक ना। दूसरा अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। ऑप्शन नंबर 1 है, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। बी करा, इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। सी करा, इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, और ए नहीं सही है, बी वाला और ए वाला सही है। तो ए और सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना।
देखिए अब यहीं पर क्लास को हम समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।